वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। नाज़रीन के लिए अहम खबर है, अब आपने उसे अच्छा समझना है या बुरा, ये आपका फैसला है। हुकूमत भी अब वही करेगी जो अपोजिशन ने आज तक किया, और ऐसा करने की हिदायत वजीरों के सरदार जनाब इमरान खान ने खुद अपनी काबीना को दी है। अपोजिशन पहले ही इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत का रवैया ताहाल कंटेनर वाला है। अब सोने पे सुहागा, वज़ीर आज़म ने इजाज़त भी दे दी है, तो शायद अब असेंबली में पहले कंटेनर आए और फिर इसका आगाज़ हो। और इस सबसे बढ़कर किफ़ायत शियारी की बड़ी दावेदार हुकूमत कैसे पैसा और वक्त बर्बाद करने की इजाज़त दे सकती है, अहम सवाल है। खैर से वो इखलाकियात कमेटी कहाँ गुम हो गई जिसने शायद कभी फ़ाल भी होना था। ध्यान रखिए, बजट मंजूरी के लिए इत्तेहादी भी ऐसे ही गुम ना हो जाएं। इखलाकियात की ज़रूरत हर सतह पर नज़र आती है, और सबसे ज़्यादा मुझे तो सरहद पार नज़र आती है। एक मैच क्या जीत गए, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। खेल के मैदान में और जंग के मैदान में जनाब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपके लड़के जितना बेहतरीन खेल पेश करते हैं ग्राउंड में, आपके जवानों की उतनी ही भोंडी परफॉर्मेंस होती है जंग के मैदानों में। माना के खिलाड़ी ग्राउंड में कैच मिस करते हैं, लेकिन हमारे जवान न तैयारे मिस करते हैं न पायलट। बुरा ना मानिएगा, आपके खिलाड़ी छक्के ही मारना जानते हैं, चलिए चौके भी मार लेते हैं। लेकिन अगर ये आपकी तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक थी, तो मोदी जी ऐसा क्यों बोले थे कि राफेल होता तो नतीजा कुछ और होता? सुषमा जी क्यों बोली थी माफ़ कर दो, हमने गलत तैयारी की तस्वीर दिखा दी? खुशी में दोबारा बॉर्डर क्रॉस ना कर लीजिएगा, वरना अब गर्म चाय की प्याली नहीं मिलेगी। इस पर आज बात करूंगी तफसीली तौर पर मैं प्रोग्राम में, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस दिखा देती हूँ। क्या हुकूमत आज बजट पर बहस करवा पाएगी? क्या बजट मंजूर हो पाएगा? कौमी असम्बली में आज का इजलास भी हंगामा खेज। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा। इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। फिरदौस आशिक आवान की अपोजिशन पर तनकीद। कहा वजीर आज़म ने जब बात करने की कोशिश की, अपोजिशन ने एहतजाज किया। अपोजिशन को सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है। हमें लेक्चर देने वाला टोला है, वजीर आज़म पे जो उंगलियां उठाता है, उनको इस किरदार पे आंखें नीचे करके हमसे बात करनी चाहिए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब 45 बिलियन रुपया सिर्फ जाती तशहीर पे उन्होंने पंजाब में खर्च किया। पाक भारत मैच से कबल शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शीशा पार्लर की वीडियो। पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक की सोशल मीडिया पर सानिया मिर्जा से तकरार शिद्दत इख्तियार कर गई। वीना ने ट्वीट में लिखा, सानिया मैं तुम्हारे बेटे के लिए फिक्रमंद हूँ, आप इसे एक शीशा पार्लर लेकर गई, क्या ये उसकी सेहत के लिए खतरनाक नहीं है? सानिया ने जवाब दिया, अपनी फिक्र करो, कहीं मैगजीन का मुतनाज़ सर्वर तुम्हारे बच्चे ना देख लें, आप जानती हैं ना वो भी खतरनाक है। और कराची वालों का एक ही सवाल, कब मिलेगा पानी? हसन स्क्वायर के करीब मीठा पानी सड़कों पर ज़ाया होता रहा, इलाका मकीन बेबसी की तस्वीर बने रहे। वजीर बल्दियात सईद गनी ने MQM पर पानी का मसनूई बहरान पैदा करने का इल्ज़ाम जड़ दिया। तो प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहूँगी। इससे पहले कि आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ूँ, एक अहम खबर आ रही है, इससे मुतालिक आपको आगाह करती हूँ। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं बराए एहतिसाब शहजाद अकबर, उनकी जानिब से ये दावा सामने आ रहा है कि इसहाक डार की वापसी के लिए MOU साइन हो चुका है। तो डार की वापसी, इसहाक डार की वापसी के लिए ये MOU साइन हो चुका है। शहजाद अकबर की जानिब से ये दावा किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर बनने जा रही है डेफिनेटली। इसहाक डार की वापसी के बारे में बारहा ये सवाल मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया जाता रहा है, और जिन दिनों शहबाज शरीफ साहब लंदन गए थे, उनके लिए भी ऐसी कयास आराइयाँ हो रही थी कि क्या इसहाक डार की तरह तो नहीं होगा, क्या शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे। जब जब इसहाक डार से पूछा गया कि वापस कब आएंगे, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता था। शहजाद अकबर ने जो इस पर दावा किया है, पहले वो दावा सुन लीजिए। इसहाक डार साहब की वापसी के लिए हमारा MOU तो साइन हो चुका है। अभी उन्होंने उनके एक्स्ट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं, उसके बाद उनको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसहाक डार जल्दी आ जाएंगे, आप भी आपसे मुलाकात कराएंगे, जल्दी मुलाकात कराएंगे, लाइव TV पे आने के यहाँ आ जाए।
तो चलिए अब इंतजार करते हैं, अगर ये एमओयू साइन हो चुका है तो फिर कितना वक्त लगेगा इस पर अमल दरामद होने में, इसहाक डार की वापसी होने में, क्योंकि शहजाद अकबर जो कि मावन खुसूसी हैं बराए एहतिसाब, उनकी जानिब से ये दावा सामने आया है कि इसहाक डार की वापसी के लिए एमओयू साइन हो चुका है। एक बार फिर आपको सुनवा देती हूँ। इसहाक डार साहब की वापसी के लिए हमारा एमओयू तो साइन हो चुका है। अभी उन्होंने उनके एक्स्ट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं, उसके बाद उनको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसहाक डार जल्दी आ जाएंगे, आप भी आपसे मुलाकात कराएंगे, जल्दी मुलाकात कराएंगे, लाइव टीवी पे आने के यहाँ आ जाए। तो ये बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। इसहाक डार को वहां के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये दावा भी शहजाद अकबर की जानिब से किया गया है और इनकी वापसी के लिए एमओयू साइन हो चुका है। इसहाक डार जल्दी वापस आ जाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। इससे पहले इमरान खान साहब भी ऐसे दावे कर चुके हैं, लेकिन वो तमाम ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मुल्क में करप्शन की है, हुकूमत में रहते हुए करप्शन की है, उन तमाम लोगों के लिए इमरान खान साहब और उनकी पूरी कैबिनेट ये बार बार बता चुकी है। अब वजीर आजम के मावन खुसूसी बराए एहतिसाब हैं शहजाद अकबर, वो ऐसा दावा कर रहे हैं कि वापसी के लिए, इसहाक डार की वापसी के लिए एमओयू साइन हो चुका है। खालिद अजीम साहब आज प्रोग्राम के मेहमान हैं। इससे पहले कि मजीद टॉपिक्स की जाने बढ़ूं, क्योंकि आज बहुत ये बड़ी स्टोरी है जो कि हमारे पास मौजूद है, तो वो उसके बारे में खालिद अजीम साहब आपसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खालिद अजीम साहब, अपोजिशन के पास तो इस बात का जवाब नहीं होता कि इसहाक डार की वापसी कब होगी या वो कब वापस आएंगे, लेकिन अगर ये दावा शहजाद अकबर का सही साबित होता है तो फिर शायद हुकूमत के पास ये इस बात का जवाब होगा कि इसहाक डार की वापसी कब होगी। जी देखिए, एमओयू जो साइन हुआ है वो अमूमी नोयत का है और उसमें वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। उसमें सिर्फ वो क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है कि किस किस्म के लोगों की वापसी के लिए हम मुतालबा कर सकेंगे और उसका तरीक़ेकार क्या होगा और किस तरह से उनको वापस किया जाएगा। अब लेकिन जो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट होती है वो पर्सन स्पेसिफिक होती है। तो शहजाद अकबर साहब के बकौल कि वो भी मूव हो चुकी है, एमओयू पहले साइन हो गया था, अब वो भी मूव हो चुकी है। अब उसके बाद वहाँ पे प्रोसीजर मुकम्मल होना है, जिसमें उन्होंने ये देखना है कि क्या जो बरतानिया का एक्सट्रेडिशन का लॉ है उसके तहत इसहाक डार साहब को वापस भिजवाया जा सकता है या नहीं। उनकी 3-4 रुकावटें हैं, अगर उनमें से कोई रुकावट हायल ना हुई तो फिर उनकी वापसी का मामला हो सकता है। दूसरी बात, इसहाक डार जो वहाँ पे प्ली ले सकते हैं वो उनकी अदालत का है, जो इससे पहले जिसकी वजह से वो वहाँ पे अपने आप को मुकीम शो कर रहे हैं और इसके मुताबिक वो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अदालत में भिजवाते रहे हैं इस्तिस्ना लेने के लिए, लेकिन उनको इश्तहारी करार दिया जा चुका है। अदालत ने उनके वो सर्टिफिकेट कबूल नहीं किए। अब देखना ये होगा कि वहाँ बरतानिया की अदालत में वो अपनी वापसी रुकवाने के लिए जो उनका मौक़िफ़ है उस पर वो साबित कर सकते हैं या नहीं। और खालिद साहब, अब ये भी देखना होगा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज के लिए क्या होता है, क्योंकि यकीनन आपको याद होगा आज से 4 रोज़ कबल फवाद चौधरी साहब ने भी ये दावा किया था और उन्होंने ये बात की थी कि हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसहाक डार की वापसी के लिए लंदन से मज़बूत खबरें आ रही हैं और इस पर जल्द कोई कार्रवाई होने वाली है। साबिक गवर्नर सन मोहम्मद ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। गवर्नर ज़ुबैर साहब, आपने सुना होगा शहजाद अकबर ने दावा किया है इसहाक डार की वापसी के लिए एमओयू साइन हो चुका है, क्या कहेंगे? मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, वो जाहिर है जो लीगल प्रोसेस है वो ये एमओयू, अभी जो साहब एक्सप्लेन कर रहे थे, एमओयू का तो कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं होता और जाहिर है अभी तो बहुत मराहिल होंगे कि जब एक्स्ट्रेडिशन कोई वो रिक्वेस्ट कर सकेंगे। एमओयू बताते ऑन इट्स ऑन तो इसका कोई हैसियत नहीं होती, लीगल हैसियत। और सर, अगर इससे आगे निकलकर फिर कोई कार्रवाई की जाती है तो मुस्लिम लीग नून का लाए अमल क्या होगा इस पर? हम क्या कर सकते हैं, देखे ना, अगर कोई लीगल कोई चीज होती है तो हम तो नहीं रुकवा सकते, हम क्या करेंगे? हम तो सिर्फ तकाजा करेंगे कि इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे किए जा सके। और हम ये भी जो हम हमेशा से कहते हैं कि जब आप इंसाफ की बात करते हैं तो वो सब के लिए यकसा होना चाहिए और नजर आना चाहिए। एक शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस डिसीजन है, उसको तो कोई जल्दी नहीं है, उससे तो हाथ पांव कांपते हैं सबके, प्राइम मिनिस्टर के भी हाथ पांव कांपते, जनरल मुशर्रफ की बात करते। आर्टिकल 6 कॉन्स्टिट्यूशन में डेथ पेनल्टी है उसकी सजा है, तो वो तो उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया, इवन वहां से रिकॉर्ड कराने के लिए बाहर बैठ के अपना केस। तो उनको तो इंसाफ हैज टू बी अक्रॉस द बोर्ड। और जहाँ तक हसन और हुसैन का
ताल्लुक है। दे आर एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जिनका पाकिस्तान, दे आर नॉट सपोज्ड टू रिपोर्ट टू एनी पाकिस्तानी अथॉरिटी। जिस तरह शौकत अजीज है, शौकत अजीज पर को क्यों नहीं बुलाते? उनके खिलाफ तो 10 केसेस है, कत्ल के केसेस है, अकबर भुट्टी केस में भी है। तो ये जो इंसाफ के तकाजे, हम तो सिर्फ ये जरूर कहेंगे, इसहाक डार इसलिए नहीं आते कि यहाँ इंसाफ के तकाजे जिस दिन पूरे होने शुरू हो जाएंगे वो बिल्कुल आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे। दूसरी बात ये है कि पनामा में उनको ये के थ्रू ये सारा उनके ऊपर हुआ। अब ना उनकी ऑफशोर कंपनी थी, ना जो मुकदमा दायर किया गया था इमरान खान की तरफ से या शेख रशीद की तरफ से, ना उसमें उनका नाम था, और एंड में उनको कोर्ट तलब कर रहे हैं। देखा ना क्या हुआ था जिसके बेसिस पर इसहाक डार को सजा कहा गया कि जी ये फरार हो गए। तो इंसाफ के जब तकाजे पूरे होंगे, जब इंसाफ मुहैया होगा, वो जरूर आएंगे और अपने आप को पेश करेंगे जी। लेकिन फिलहाल ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब इंसाफ के तकाजे पूरा होना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान में, उस वक्त इसहाक डार साहब वापस आ जाएंगे, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि इस एमओयू की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। आप सिद्दीकी भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले शहजाद अकबर साहब ने क्या दावा किया है वो एक बार फिर नाज़रीन को सुनवा देती हूँ। साहब की वापसी के लिए हमारा एमओयू तो साइन हो चुका है। अभी उन्होंने उनके एक्सट्रेडिशन जो नोट होता है उसके ऊपर दस्तखत करने हैं, उसके बाद उनको वहाँ के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसहाक डार जल्दी आ जाएंगे, आप भी आपसे मुलाकात कराएंगे, जल्दी मुलाकात कराएंगे, लाइव टीवी पे आने के यहाँ आ जाए। तो जनवरी में वैसे तो सवालनामा गया था इसहाक डार की वापसी के लिए, और जनवरी से अब हम देख रहे हैं कि जून, और जून में शहजाद अकबर साहब ये बात कर रहे हैं कि एमओयू साइन हो चुका है। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मोहम्मद जुबैर साहब का जो हमने इस पर मौक़िफ़ लिया है, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। तो आफ्ताब सिद्दीकी साहब, क्या वाकई इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, या फिर क्या पेचीदगियाँ होंगी इसमें, बताइएगा। जुबैर साहब का ज़्यादा कहना है कि एमओयू की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो आई थिंक अ लिटिल बिट अनफेयर है। बिकॉज देखिए, दो गवर्नमेंट ने आपस के अंदर एक एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने के लिए पहले एक अंडरस्टैंडिंग को डॉक्यूमेंट किया है, और उनकी तरफ से उनके जो स्पेशल होम सेक्रेटरी साजिद जावेद के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने उसको साइन किया है, और हमारी तरफ से शहजाद अकबर उसमें इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो करप्शन से रिलेटेड इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने के लिए बरतानिया ने ये कोशिश की है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक एक अरेंजमेंट करके दे रहे हैं कि आप, अगर आपके पास सही शवाहिद मौजूद हैं और आप उनको फेयर ट्रायल की गारंटी करते हैं, तो दे आर हैप्पी टू सेंड हिम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तानी जुरिसडिक्शन में उनको वापस भेजा जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आज तक जो है कानूनी तकाजे पूरे नहीं हो पा रहे और हमारे यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन एज एन एनालिस्ट मैं पूछता हूँ, ये सवाल करता हूँ उन लोगों से जो कि गवर्नमेंट में रहे हैं पिछले कई दहाइयों से, उन्होंने इंसाफ के सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया? आज वो खड़े होकर कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा, तो ये इंसाफ को फेस नहीं कर सकते। वो उस वक्त कहाँ थे जब इनके हाथ में सब चीज मौजूद थी? इन्होंने इंसाफ के मामला को क्यों नहीं दुरुस्त किया? एक बात। दूसरी बात यह कि आप देखेंगे पाकिस्तान से एमओयू और नो एमओयू, फॉरगेट दिस, बेसिकली पाकिस्तान से हमने कई दफा एक बाहमी ताल्लुक के बुनियाद के ऊपर कई ऐसे जराइम में लोग मुलविस रहे जो कि बरतानिया में जुर्म करके पाकिस्तान चले गए, और हमने उन्हें खैर सगाली का जो हमारा एक अरेंजमेंट है बिटवीन यूके, उसमें हमने उनको वापस यूके की जुरिसडिक्शन में उन लोगों को भेजा। नाउ दिस इज टाइम फॉर यूके टू डू मोर। और पाकिस्तान के लिए, जब पाकिस्तान करप्शन की सिचुएशन को बहुत सिवियरली फेस कर रहा है, देयर इज नो डिनायल अबाउट इट, करप्शन इज द कैंसर ऑफ अवर सोसाइटी, जिसकी वजह से एक आम आदमी आज बहुत मुश्किलात का शिकार है। उससे आदमी आंखें आप नहीं बंद कर सकते उनकी मुश्किलात को देखते हुए। तो उस तरफ फर्स्ट स्टेप ये है कि आज जो लोग उसके दायरे में आ रहे हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात हैं, उनको आप लेकर आएं, पाकिस्तान में उनको प्रोसिक्यूट करें। अगर वो साबित करते हैं अदरवाइज, जो आपने एक सवाल उठाया है, वही सवाल मैं खालिद साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। खालिद साहब, सही बात करें आफ्ताब सिद्दीकी साहब के जो आज कानून के तकाजे पूरे न होने का शिकवा कर रहे हैं, वो अपने दौरे हुकूमत में, और कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 1 साल पहले की तो बात है, वो अपने दौरे हुकूमत में इन तकाजों को क्यों नहीं पूरा कर सके कि अब उनको रोना पड़ा इस बात का? देखिए जी, उनकी तरफ से ये सवालात फेंके जाते हैं, और यकीनी तौर पे बजा तौर पे उनसे पूछना बनता है कि आप जिम्मेदार थे और आप इस चीज़ को किसी न किसी अंदाज में इस चीज़ को ठीक कर लेते। लेकिन उनके पास, उनका कहना ये है कि जब भी कभी इस जानिब जाने की कोशिश की गई तो न कभी जुडिशरी का तावन नहीं मिला और कभी
और जो एस्टेब्लिशमेंट की क़ुव्वतें हैं वो हमारे आड़े आती नहीं, लेकिन ये एक लेम एक्सक्यूज़ है। जब आप बैठे होंगे तो आपको उसका जवाब देना होगा। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आज कुछ दिन तो पीटीआई की हुकूमत ये कह सकती है कि जी ये जो ख़राबियाँ हैं ये पिछली हुकूमतों की दी हुई हैं, हमारा इसमें कोई बस नहीं है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका ये उज़र जो है वो शायद किसी को कबूल नहीं होगा और वो लोग कहेंगे कि वो तो इस काबिल नहीं थे, हम आपको लेके आए थे, आपने क्या डिलीवर किया। एक मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि पानामा के केस में शेख रशीद की या इमरान खान की जो पटिशन है उसमें इसहाक डार को फरीक ही नहीं बनाया गया। मेरे ख्याल में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। उसमें इसहाक डार साहब फरीक नंबर 10 के तौर पे, यानी रिस्पोंडेंट नंबर 10 के तौर पे इसहाक डार साहब का नाम मौजूद है और बाकायदा उनके हवाले से पूरी प्रोसीडिंग चलती रही और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात जारी किए थे। जी बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ती हूँ। कौमी असम्बली के हाल के हवाले से और वजीर आज़म ने अब क्या फरमान जारी किया है उस पर बात करेंगे। दुनिया में जहाँ भी इमरान खान जाता है पाकिस्तान की इज्जत होती है। 8 महीने में हर सड़क का हो, बेसड़क का हो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं अभी किसी को बोलने नहीं दूंगा, फिर मैं देखता हूँ इसे बाद में कौन तकरीर करता है। आप अपनी सर आप जरा उनकी बात सुनिए। सर जी इस तरह होता नहीं है ना, ये आप प्लीज नो क्रॉस टॉक। मैं सबको समझा रहा हूँ, मैं इस हाउस को मैंने चलाना है, मैं इधर उधर नहीं देख रहा, सब कुछ चला रहा हूँ। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ जनाब स्पीकर, मेरे आगे है जी जनाब स्पीकर, बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें इनका। ये है वो पाकिस्तान जनाब स्पीकर तारीख मेरी कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि कौमी असम्बली का इजलास सुकून से हो जाए। रोजाना इजलास हंगामा आराई की नजर हो रहा है जब हो रहा है। ऑपोजिशन ही नहीं, अब तो हुकूमती अरकान भी ऐवान में तूफान मचाने के लिए तैयार भी हैं और मचा भी रहे हैं। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही इजलास चलने नहीं दे रहे हैं। अवामी नुमाइंदों के झगड़े में रोज अवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है। बजट पर खटपट जारी है। ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। आज भी ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने खूब शोर शराबा किया। लीगी अरकान ने शहबाज शरीफ के गर्द हिसार बना लिया। डेप्यूटी स्पीकर अरकान को वही करते रहे जो बेचारे रोज़ करते हैं, खामोश करवाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई बाज नहीं आया। मजबूरन इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया गया। ये सिलसिला नया नहीं है। हुकूमत बनने से अब तक कौमी असम्बली में अक्सर यही माहौल तो देखने में आता है। मामले को हल करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 13 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट की अखलाकियात कमेटी बनाई थी, जिसका मकसद था ऐवान के अंदर अरकान के रवैये से मुताल्लिक शिकायत का जायजा लेना। कमेटी में वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद अहमद, तारिक बशीर चीमा, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर अरकान इसमें शामिल थे। कमेटी की रिपोर्ट सहमाई बुनियादों पर ऐवान में पेश की जानी थी, लेकिन अखलाकियात कमेटी से मुताल्लिक कमिटमेंट भी पूरा नहीं हो सका है और नतीजा सबके सामने है। बजट पास करवाना है, हुकूमत के लिए ये कड़ा इम्तिहान है। ऑपोजिशन का दावा है कि बजट तो किसी सूरत पास नहीं होने दिया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान कह रही हैं कि बजट कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है। ऑपोजिशन कौन होती है जो बजट को पास होने से रोके? सुनिए। एक चोरी करें फिर सीना जोरी करें और हुकूमत को आप प्रेशराइज करने के लिए पार्लियामेंट को यरगमाल बनाएं और आप कहेंगे हम बजट पास नहीं होने देंगे। भाई आप कौन होते हैं बजट को रोकने वाले? बजट इस कौम का, इस मुल्क का वो सबसे आम आईनी रास्ता है जिस रास्ते से हुकूमत और पाकिस्तान के इदारों का सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। बजट हुकूमत के साथ जुड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के साथ जुड़ा है। अब बजट को लेकर जहां हुकूमत की पोजीशन जारहाना है, वहीं ऑपोजिशन भी सरगर्म है। हुकूमती इत्तेहादियों से राबते और मुलाकातें की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने आज सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की है। अख्तर मेंगल को हुकूमत से शिकवे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत बनने से पहले 6 निकात पीटीआई के सामने रखे थे, किसी एक पर अमल नहीं हुआ, सिर्फ तसल्लियाँ दी जा रही हैं। बात सुनिए। 2018 में जो 6 नुकात हमने रखे थे, गुज़िश्ता की जो हमारी मीटिंगें हुई हैं उसमें हमें तसल्लियाँ दी गई हैं। बलूचिस्तान के लोगों के मसले से आगाह करने की बारहा कोशिश की है।
अगर कोई नहीं समझता है तो उसमें मेरा कतई नज़र कि ये APC जिन मकासद के लिए बुलाई जा रही है हम उसमें शिरकत ज़रूर करेंगे। तो अब अख्तर मेंगल कहते हैं कि अगर कोई मसाइल को नहीं समझता तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऑपोजिशन की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें अहम है। आसिफ अली जरदारी और साद रफ़ीक के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर भी असेंबली का माहौल गर्म है। अब इस सूरत हाल पर खालिद अजीम साहब साथ ही मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, ये कौमी असेंबली का जो रोज़ाना की बुनियाद पर हम माहौल देख रहे हैं, क्या लगता है आपको हुकूमत और अपोजिशन के जारहाना रवैये की आखिर वजह क्या है? तो देखें जी, पोलराइजेशन तो बहुत खौफनाक किस्म की है और पहले दिन से चली आ रही है। और हमने ये देखा कि ईवान में इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी आए हैं तो अपोजिशन ने बड़े भरपूर अंदाज में वहाँ पे शोर शराबा करके अपनी जो मुखालफत है, बल्कि कह सकता हूँ कि एक नफ़रत का इज़हार किया। अब उसके जवाब में PTI के अंदर तो मैं समझता हूँ कि वो जो जारहाना मिजाज के लोग हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो अभी तक क्योंकि उनको ज़्यादा अरसा हुकूमत संभाले हुए नहीं हुआ, वो जो उनका अपोजिशन का मिजाज था, जो जलसों का मिजाज था, जिसे कुछ लोग कंटेनर का मिजाज भी कहते हैं, वो अभी तक उन पे गालिब है। और अगर आप उनके लीडर को छेड़ के और उनके लीडर को जिच करेंगे तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई उनसे भी इसी किस्म की हो सकती है। लेकिन ये बात अपनी जगह पे है, ये है उन रवैयों की और उन मिजाजों की बात। और जैसे आपने पहले तज़किरा किया था कि एक एथिक्स कमेटी बन चुकी है। पहली बात तो ये कि उसकी जो कंपोजिशन है, मुझे नहीं लगता कि वो सारे लोग जो हैं वो कहीं मिल बैठने के लिए भी तैयार होंगे। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ क्या इमरान खान और क्या शेख रशीद, ये लोग जो हैं वो किसी एक मेज़ पे बैठ सकते हैं? आज तक ऐसा हुआ नहीं है। एक मुद्दत ही गुजर गई है, इस किस्म की कोई चीज़ देखने में नहीं आई। और जो थोड़ा बहुत कुछ हो सकता था कि माहौल को कूल डाउन किया जाए, वो हालिया गिरफ्तारियों की वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो माहौल और बहुत दूर हो चुका है। इसलिए एथिक्स कमेटी को तो आप उठा के रखते हैं एक साइड पे। अलबत्ता बजट जो है वो एक तरह से हुकूमती एजेंडा होता है, हुकूमत ने उसको मंजूर करवाना होता है और उसकी शान यही है कि उसके तमाम पहलू जो है उन पर बहस भी हो। लेकिन बहस का आगाज़ ही नहीं हो पा रहा। बजट बहस जो है वो रुकी हुई है अपोजिशन लीडर की स्पीच पे, जो कि उसका नुक्ता आगाज़ होता है। अपोजिशन लीडर रवायती तौर पे वही बजट बहस का आगाज़ करते हैं, लेकिन जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ ने वहाँ पे तकरीर करने की कोशिश की है तो वहाँ पे हुकूमती अरकान जो हैं वो उसको सबोताज करते हैं। मेरा ख्याल में हुकूमत को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि ये हमारा एजेंडा है, इसको हमने आगे लेके बढ़ना है, इस पे डिबेट का मरहला जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बजट मंजूर नहीं होने देंगे, बजट मंजूर ना होने देने में उनको जो अक्सरियत चाहिए, अगर जी एग्जैक्टली खालिद साहब, मैं आपसे यही सवाल पूछने वाली थी। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आखिर ऑपोजिशन को किस पर इतना कॉन्फिडेंस है? अददी अगर आप हैसियत देखें, अक्सरियत आप देखें, वो तो PTI के पास है, मुकम्मल मौजूद है। किसके ऊपर इतना इंतजार कर रहे हैं कि इस तरह के बुलंदो बांग दावे कि जमहूरियत की खातिर बजट तो नहीं पास होने देंगे, मुलाकातें भी फिर हम देख रहे हैं। तो कौन है ऐसा हुकूमत की सफ़ों में ही आपको कौन लगता है ऐसा कि ये जो धोखाधड़ी या गद्दारी वाला मामला कर सकता है हुकूमत से? देखें जी, पहली बात तो ये है कि धोखाधड़ी और गद्दारी जो है वो आईनी तौर पे मुमकिन नहीं है। अगर कोई करेगा तो उसके बाद उसको जो है वो आइन के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल होना पड़ेगा। क्योंकि जो नाअहल होने के क्राइटेरियाज हैं वो 3 हैं। एक तो अगर आप वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस का वोट या उसके इंतखाब में वोट ना दें, या उसके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक है उसमें अगर आप पार्टी लाइन के मुखालिफ जाते हैं तो आप नाअहल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आप आईनी तरमीम के मामले में पार्टी लाइन के बरक्स वोट देते हैं तो आप नाअहल हो जाते हैं। उसका प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद। और तीसरी चीज़ जो है वो है बजट। अगर बजट में आप अपनी पार्टी लाइन की मुखालफत करते हैं तो आप के ऊपर नाअहली का मामला जो है वो आपकी ऊपर वो तलवार लटक जाती है, आप नाअहल हो सकते हैं। मेरे ख्याल में कोई रुकन जो है वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो इस किस्म की कोई चीज़ करे। उसकी वजह ये है कि बजट अगर मंजूर ना हो तो हुकूमत ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। उसको हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद समझा जाता है। मुझे बड़ी हैरत हुई जब जाती उमरा में मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे थे कि हम हुकूमत नहीं गिराना चाहते लेकिन हम बजट मंजूर नहीं होने देंगे। भाई अगर आप बजट मंजूर नहीं होने देंगे तो आप चाहें या ना चाहें हुकूमत गिर जाएगी। आपको कोई एक लाइन लेनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि उनका जो तकिया है
वो उसी पे था। आज जो अख्तर मैंगल ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, और आसिफ जरदारी ने भी इशारा किया था कि अगर वो चाहें तो बजट मंजूर होगा वरना नहीं होगा। मेरा ख्याल नहीं कि और इससे पहले भी इस तरह का एक दावा कर चुके हैं, वो हम सबके सामने है, और उसके बाद फिर वो उस पर अमल भी हुआ था। प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, आखिरी सवाल खालिद साहब मैं आपसे करना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ये बताइएगा, ये किफायत शआरी की इतनी बड़ी दावेदार हमारी हुकूमत, और बजट पर बहस नहीं हो पा रही है। कौमी असम्बली का इस वक्त जो हम माहौल देख रहे हैं, रोजाना आवाम का कितना पैसा, जब जब ये इजलास होता है कितना पैसा लग रहा होता है, तो अगर ऑपोजिशन इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही, तो क्या हुकूमत भी नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही कि वजीर आजम ने तो अब इस चीज़ की इजाज़त दे दी है कि जिस तरह से ऑपोजिशन का रवैया है उसी तरह से उनको जवाब दिया जाएगा, यानी कि अब तो चल ही नहीं सकता इजलास पर। किरण, मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये बालिग नजरी नहीं है, ये सियासी सोच नहीं है, क्योंकि हुकूमत जो है, अपोजिशन का काम तो हमेशा होता है डिसरप्शन, वो हमेशा मामलात में रुकावट खड़ी करती है। हुकूमत का काम ये होता है कि वो अपोजिशन के इन हरबों को नाकाम बना के आगे निकले। और बहुत दफ़ा हमने ये देखा है, माजी में बहुत दफ़ा ये देखा है कि हुकूमत अपना सर झुका के बहुत सी बातें नज़रअंदाज करके, बहुत से तल्ख जुमले सह के, उनको राज़ी करके किसी न किसी अंदाज में मामलात को आगे लेके चलती है और प्रोसीडिंग उसकी जो है वो मुकम्मल करवाती है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ठीक है खालिद अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आप साथ, जी बिल्कुल ठीक है खालिद अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब मैं बढ़ूंगी, और जो मैंने आगाज में बात कर रही थी, रस्सी जल गई है बल नहीं गया है। भारत की खैर खबर लेते हैं, जिनको लग रहा है कि ये 3rd सर्जिकल स्ट्राइक किया उन्होंने। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल के मैदान में भारतीय टीम से हार गई है, और हस्बे तौफीक पूरी कौम ने जो जितना कर सका उतना क्रिटिसाइज भी हमने अपनी टीम को किया है, और भारतीय टीम की जीत को हमने तस्लीम भी किया है, इस हकीकत को भी तस्लीम किया। अच्छे खेल पर भारतीय टीम की कारकर्दगी को सराहा भी है हमने, लेकिन ये शिकस्त खेल के मैदानों में होती है। भारतीय हुकूमत पर अहमकाना हरकत कर रहे हैं इस वक्त, समझ नहीं आ रहा है, हंसी आती है इस बात पर। खेल के मैदान में हुई इस जीत को दिफाई मैदान से जोड़ा जा रहा है। भारतीय वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उनकी जानिब से ट्विटर पैगाम आता है, अपनी टीम को मुबारकबाद देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौसूफ इस जीत को पाकिस्तान पर स्ट्राइक करार दे रहे हैं, ये बात हजम होने वाली नहीं है जी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय वजीर दाखिला को बड़ा करारा जवाब दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि क्रिकेट मैच में और स्ट्राइक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये भारत 27 फरवरी को दरअंदाजी करने वाली इंडियन एयरफोर्स का अंजाम याद रखे। तो DGISPR ने मजीद भी लिखा कि टीम इंडिया अच्छा खेली और जीत गई, जो हकीकत है उसे पाकिस्तान ने तस्लीम किया, और भारत भी ये कड़वा सच कबूल कर ले कि भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का दिफा और फौज इतनी अच्छी भी कहना ज़रा ये बड़ा वर्ड हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलें ड्रामेबाज भारत को उसी ज़बान में समझाते हैं, और फ्लैशबैक में मैं आपको लेकर चलती हूँ। दिखाइए भाई ने, वो जा रहा है, वो ये हकीकत है जो भारत को हम इसलिए याद दिला रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आपकी अकल, ज़हनी सलाहियत भी इसी तरह से वो जा रही है, वो जल्दी कबूल कर लें, सेहत के लिए अच्छा होगा। माना कि पाकिस्तानी खिलाड़ी रोहित शर्मा का रन आउट मिस कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौजी जवानों का निशाना बड़ा पक्का है, टारगेट को फौरन हदफ बनाते हैं। MM आलम से लेकर स्क्वाड्रन लीडर हसन तो आपको याद होंगे ना, जिनकी बहादुरी के कारनामे सबूत के साथ हमारे पास मौजूद हैं, हवाई बातें नहीं। और अगर याद नहीं है तो ज़रा अभिनंदन से पूछ लीजिए, वो आपको पाकिस्तान की बहादुरी से लेकर मेहमान नवाजी तक सारा हाल बयान कर देगा। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को मुफ्त मशवरा है कि खेल को खेल के मैदान तक रखें, वरना हर बार की तरह मुंह की खाएंगे। और हाँ, ये भी याद रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी इतनी कमज़ोर नहीं है, माजी में कई बार भारत को हम मात दे चुके हैं, और आप जो हमें बार बार सात बार की बता रहे हैं, तो फिर आपकी इसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम को चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हो गया था? वही दिन था ना जब पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मात दी थी, और जल्द इस ताज़ा हार का बदला खेल के मैदान में लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि खेल के मैदान में खेल से शिकस्त दी जाती है, जंग के मैदान में जंग से शिकस्त दी जाती है। उसका तो हम कई बार आपको सबूत दे चुके हैं और मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। बात करने के लिए इस पर अभी मुझे प्रोग्राम में हारिस नवाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, ये टॉपिक हम जब भी डिस्कस करते हैं तो हमारे चेहरों पर जो स्माइल होती है वही शायद बहुत काफ़ी होती है वहाँ तकलीफ पहुँचाने के लिए। भारतीय वजीर दाखिला सेंसिबल, ये ओहदा भी बड़ा सेंसिबल होता है। अमित शाह साहब जो ट्वीट करते हैं क्रिकेट टीम की जीत को सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, क्या ये 27 फरवरी की झेप मिटाने की कोशिश तो नहीं है? बेसिकली किरण जी, हम हंसते इस बात पे हैं कि ये कितने कॉम्प्लेक्स का शिकार है, साथ से कमतरी है
कि इनको फ़ौज का पता है इनकी कि ना वो लड़ने के काबिल है, इनकी फ़ौजी कमांड जो है वो टोटली अनट्रेंड है, उसके बाद इनकी ट्रुप्स का उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सिर्फ कश्मीर में औरतों, बूढ़ों, बच्चों को ये शहीद कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने 27 फरवरी को पाकिस्तान ने एक ऐसा करारा इनको जवाब दिया था जिस पे 2 जहाज़ भी गिराए। उसके बाद इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ बैठे हुए थे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, उनके नज़दीक बम गिराए वार्निंग देने के लिए कि वी नो एंड वी कैन हिट यू, यहाँ तक इनको बता दिया। फिर इनके अपने जर्नलिस्ट ने, दुनिया के तमाम एनालिस्ट ने कंफर्म करके बताया कि इनके 2 जहाज़ गिरे हैं, पाकिस्तान का F-16 नहीं गिरा और एक आदमी भी शहीद नहीं हुआ। उसके बाद इनके फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि हाँ जी पाकिस्तान कोई शहीद नहीं हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि और फिर खेल का मैदान आपका हमने भुरकस निकाल दिया था T20 मैच के अंदर, आपको याद नहीं है किस तरह मार पड़ी थी और आपके लोग टीवी तोड़ते फिर रहे थे। ये तो आपका हाल है, खेल में होता है, हार जीत चलती रहती है। हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ और अपने ट्रुप्स के अंदर। बात जंग के मैदान में, जंग में इट इज़ मैन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट गन बिहाइंड द मैन। और पाकिस्तानी ट्रुप्स, सोल्जर्स, ऑफिसर्स, दे आर फुली ट्रेन्ड, बैटल हार्डेंड, दे कैन प्ले हेल आउट ऑफ यू एंड वी हैव शोन इट टू यू। इसलिए आइंदा के लिए इसको खेल को खेल तक ही रहने दें। और डिफेंस मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर जो ये बात कर रहे हैं, इनको खुद शर्म आनी चाहिए, आपकी लीडरशिप को, आपके जो है प्राइम मिनिस्टर को, उनको होना चाहिए कि आपको खुद पता है। आपने कहा अगर हमारे पास राइफल जहाज होते तो हम पाकिस्तान का जहाज गिरा देते। तो होने की बात नहीं है कि आपके पास ना दिल है लड़ने का, ना आपके पास हिम्मत है लड़ने की, ना आपका फौजी सामान जो है वो भी पूरी ऑब्सोल्यूट हो चुका हुआ है। मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे आपसे बेहतर है, टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हमारे पास मौजूद है, डिलीवरी मीन्स हमारे आपसे अच्छे हैं। आपके पास है क्या था ये तो बता दें। तो बहारे साहब, इतना बड़ा वजीर और सोच इतनी छोटी, मतलब पूरी की पूरी, मुझे ऐसा लगता है, मैं सोशल मीडिया देख रही थी तो वहाँ पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम कितनी ब्लेस्ड नेशन है कि हमारी आर्मी, हमारी हुकूमत, जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, हमें पता है। लेकिन आप देखिए कि इंडियन जो अवाम है ये इसी चीज़ पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग कर रही है कि जी पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जो की थी वो हमारी जानिब से की गई और हम इसमें फतह हमने हासिल की, और अब भी जो मैच किया उसको भी ये 3rd सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं। तो ये अपनी नेशन के साथ, जो अपनी कौम के साथ इस तरह के भोंडे ड्रामेबाजियाँ, प्रोपेगेंडा करें, यानी कि आपने अपनी कौम को क्या बताया हुआ है कि हम जीते थे, हमने फतह हासिल की थी, ये हाल है। तो हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि बहुत अच्छी और ऐसी कौम है जिन्हें सब पता है कि हमारे मुल्क ने क्या किया, हमारी फ़ौज ने क्या किया है। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि देखें, हमारा जब 26 फरवरी को उन्होंने हमारी एयर स्पेस वायलेट की, DG ISPR ने तमाम जर्नलिस्ट को बुलाया, पूरी कौम को लाइव बताया कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट वी हैव डन एंड वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट ईयर। ये भी कहा कि हम आपको बताएंगे, वार्न भी कर दिया। नेक्स्ट ईयर फिर आपको सरप्राइज दिया, आपके जहाज भी गिराए, आपका पायलट भी पकड़ा, उसके बाद आपके अंदर हेडक्वार्टर के नज़दीक बम गिरा के वार्निंग भी दी, फिर शाम को ब्रीफिंग दी और बताया कि हमने क्या किया। कौम को आगाह रखें, कौम को ब्लैक आप गलत नहीं रखें, अंधेरे में नहीं रखें। आपके सारे जो पॉलिटिशियन ने झूठ बोला, आपके जो फौज के तर्जुमान थे उन्होंने झूठ बोला, अपनी आवाम को अंधेरे में रखा। आपके जर्नलिस्ट ने खुद बताया कि ये F-16 का पार्ट नहीं, ये MiG-21 के पार्ट्स हैं, ये बता दिया। तभी सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि उनको आपने गलत बताया हुआ है। उनको सही बताएं, अपने कौम को आगाह करें कि आपकी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, आप में हिम्मत नहीं और है। शायद हारिस साहब, मुझे लगता है शायद कुछ आगा भी हैं कि अगर जब मैदान में लड़ने की बात होती है तो फिर ये फौरन टमाटर पे और पानी की जंग पे आ जाते हैं। जब ये जीत जाते हैं, कभी खुशकिस्मती से अगर ये जीत जाते हैं तो फिर ये फौरन से जंग के मैदानों में चले जाते हैं। तो कुछ इनको पता भी है, लेकिन क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनको ये चीज़ मालूम है कि इनकी फ़ौज कितनी शायद नाअहल भी है, अनट्रेंड भी है, फिर इक्विपमेंट की कितनी ज़्यादा माशाल्लाह यहाँ पर कमी है कि जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि कोई 3rd, 4th या 5th कोई ऑप्शन तलाश करें और उसके ज़रिए ट्रोलिंग ही करके और सोशल मीडिया के ज़रिए बस जंग लड़ते रहें। तो ये सब। और सेकंड आपने देखा कि उनके जर्नलिस्ट जो मौसम ख़राब था पाकिस्तान से इंडिया में गए, उसको पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये मौसम ख़राब हुआ है और हमारे ऊपर हुआ है। इससे देखें कि इनको पाकिस्तान फोबिया है। एक्चुअली पाकिस्तान इज़ अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक इंडियन हेजेमोनिक डिज़ाइंस। जो वो साउथ एशिया में चाहते हैं, पाकिस्तान उनके आगे खड़ा हुआ है, खड़ा रहेगा, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान इकनॉमिक तरक्की कर रहा है, CPEC में हम CPEC कंप्लीट करेंगे, गवादर पोर्ट बनाएंगे और आपको इसको भी मुँह की खानी पड़ेगी। जो भी आप करना चाहते हैं बलूचिस्तान में, KPK में,
गिलगित बल्तिस्तान में वो क्योंकि पाकिस्तान पे उन्होंने हाइब्रिड वॉर मुसल्लत की हुई है और ये 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि आप अवाम और फ़ौज को दूर कर दें। जो फ़ौज का और अवाम का एक गठजोड़ है वो ये तोड़ना चाहते हैं, जो कभी नहीं हो सकता। और जब तक पाकिस्तानी फ़ौज मजबूत है, हमारी फेडरेशन भी मजबूत है, पाकिस्तान के सूबे भी मजबूत हैं और हमारी सरहदें भी मजबूत हैं। ये फ़र्क है क्योंकि हमारी फ़ौज ट्रेंड है। दुनिया की आर्मी पाकिस्तान में इस वक्त अपनी फ़ौज के ऑफिसर्स को भेज रही है ट्रेनिंग करने के लिए कि आपने कैसे अकेले सिंगल हैंडेड दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। हमारे तो 51 मुल्क जो अफगानिस्तान में नहीं कर सके वो आपने कैसे कर लिया है, फिर हम उनको बताते हैं और वो हमारी वीडियोज़ बना के लेके जाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं। और ये परेशानी है। इवन आपने किर्गिस्तान में देखा कि किस तरह नरेंद्र मोदी अकेला बैठा और हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रहा था, वो टॉकिंग टू प्यूटन। और फिर आपने वो भी सुना होगा कि उनका मीडिया ये कह रहा था कि मोदी साहब ने इमरान खान को बिल्कुल ही नाराज कर, वो इग्नोर कर दिया। कमाल है। लेकिन वो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वीडियोस मौजूद हैं कि इमरान खान किस तरह से, किस कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर मौजूद था। और नरेंद्र मोदी साहब वो उससे पहले भी बहुत सारी हरकतें कर चुके हैं मुख्तलिफ समिट्स में और इस बार भी उन्होंने क्या किया था। बहरहाल ये बात हम तस्लीम करते हैं कि हमारी टीम ने बहुत बुरा खेलने के बाद जो हार हुई है, जो शिकस्त हुई है, हमें उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ताहाल जारी है। हारिस साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट अपनी राय का खुलकर इजहार कर रहे हैं। सरफराज की जमाई से लेकर खिलाड़ियों के घूमने फिरने तक को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में ट्विटर पर पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक और भारतीय टेनिस स्टार और क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा, इन दोनों के दरमियान खूब लफ्जी जंग हुई है। वीना मलिक ने सानिया को मुखातब करते हुए लिखा कि क्या बच्चे को शीशा कैफे में ले जाना खतरनाक नहीं है? क्या जंक फूड खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं है? आपको इल्म होना चाहिए, आप एक वालिदा हैं और खिलाड़ी भी हैं। वीना मलिक के इस ट्वीट पर सानिया मिर्जा ने जवाब दिया कि वो तो अपने बच्चे को शीशा कैफे लेकर गई ही नहीं। ये भी कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की डाइटिशियन नहीं है, ना ही उनकी वालिदा हैं और ना ही टीचर हैं जो उनके खाने पीने का ख्याल रखें। और यहाँ तक वीना मलिक ने को कहा उन्होंने कि मैं अपने बच्चे का ख्याल आप सबसे या दुनिया से ज़्यादा रख सकती हूँ। अब ये बात यहीं तक महदूद नहीं रही। सानिया मिर्ज़ा इस कदर भड़क गईं कि उन्होंने वीना के माजी को लेकर भी ज़ाती कमेंट्स कर डाले, लेकिन बाद में उन्होंने ये ट्वीट भी डिलीट कर दी और साथ साथ वीना मलिक को भी ब्लॉक कर दिया। जवाब में वीना ने लिखा, उन्होंने अपने खदशात को इंतहाई महज़्ज़ब, ठंडे और सलीक़े से ज़ाहिर किया था। इस पर सेहतमंदाना बहस हो सकती थी। इन हालात में क्रिकेटर शुएब मलिक भी सोशल मीडिया के मैदान में आए, वजाहत दी कि सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस 15 नहीं बल्कि 13 जून की हैं। तनकीद करते हुए अहले खाना को निशाना न बनाया जाए। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी ट्वीट किया, बराए मेहरबानी खिलाड़ियों के गलत लफ्ज़ इस्तेमाल न किए जाएं। आप हमारी कारकर्दगी पर तनकीद कर सकते हैं, हम बाउंस बैक करेंगे, ऐसा मोहम्मद आमिर ने ट्वीट किया। चलें, इन खिलाड़ियों को उनकी गलती से एहसास तो हो रहा है। भारत से हार के बाद टीम मैनेजमेंट भी चौकन्ना हो गई है। कौमी क्रिकेटर्स को होटल तक महदूद कर दिया गया है। पीसीबी ने क्रिकेटर्स को मीडिया से दूर रहने की हिदायत की है। अब शुएब मलिक को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ना खिलाने का इम्कान पैदा हो रहा है, जो हमने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखा है कि शुएब मलिक को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं कि ये टीम में क्यों मौजूद है। तो वर्ल्ड कप के बाद कोच, सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, इनमें भी तब्दीलियों का इम्कान है, जबकि मिकी आर्थर की जगह नए कोच के नामों पर गौर किया जा रहा है। अब्बास शब्बीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं लेती हूँ। अब्बास शब्बीर, इससे पहले तो पीसीबी की जानिब से हमने देखा था, एक वजाहती बयान भी सामने आ गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर अब जब ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा सामने आई हैं तो कुछ इकदाम हो गए, टीम को मना कर दिया मीडिया से मिलने के लिए भी, मीडिया से दूर रहने के लिए भी, और कुछ तब्दीलियाँ भी होने जा रही हैं अगले मैच में। देखें, गुज़िश्ता रोज जब टीम लंदन पहुंची, जब मैनचेस्टर से रवाना हुई, तो बस के अंदर भी इन्होंने कोई ऐसी बातचीत नहीं की। जो दो प्लेयर्स आपस में सीट के साथ बैठे थे, आपस में गपशप कर रहे थे, लेकिन जो लोग ऑफिशियल्स उस बस में ट्रेवल कर रहे थे वो कह रहे थे कि यानी अब आगे की सोचनी है, इनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ा हार से। कौम चाहे जितनी मर्जी रोती रहे, जितना मर्जी हमें आपको अफसोस हो, लेकिन इनको ज्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ और सिर्फ हमने कल देखा कि डिफेंड करते रहे उस शीशा कैफे में उस एक्टिविटी को कि 12 तारीख की है, 13 तारीख की है, 14 तारीख की है, इन एक्टिविटीज को डिफेंड करते रहे। मोहम्मद आमिर भी डिफेंड के अंदर खुलकर इनके सामने है, क्योंकि दोस्त हैं, ग्रुप है,
और शोएब मलिक की अगर किरण परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वैसे भी उनकी जगह नहीं बनती थी इस मैच में, बल्कि इस मैच से पहले, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब टीम सेलेक्ट हुई थी, टीम लंदन पहुंची थी और शोएब मलिक अचानक ही ये एक्सक्यूज करके लंदन से वापस पाकिस्तान अचानक ही चले गए थे कि उनका कोई फैमिली इशू है। उसके बाद 10-11 दिन बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था। उस वक्त ही सिलेक्शन कमेटी और पीसीबी को ये सोच लेना चाहिए था कि जब आपके ऐसे फैमिली इश्यूज होते हैं तो आपके लिए इतने बड़े मैच के अंदर परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अचानक जब मैंने एक दिन सानिया मिर्जा को मैनचेस्टर पहुंचने पर शोएब मलिक के साथ देखा, इमामुल हक के साथ देखा, और उसकी बिल्कुल अब्बास, हम इसको काफी तफसीली डिस्कस कर चुके हैं और शोएब मलिक साहब जो अब आ गए हैं और अपने दिफा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर पर, तो उनको ही सोचना चाहिए कि बात 13 जून या 15 जून की नहीं है। बात यह है कि आप कौम के लिए खेलने गए हैं, आप पाकिस्तान का नाम लगाकर, लेबल लगाकर गए हैं, आपको टीम के लिए खेलना है, परफॉर्म करना है। अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर इस तरह की एक्टिविटीज आप अपने पर्सनल अखराजात पर भी कर सकते हैं। बहरहाल ये बताइए कि भारत से हार के बाद टीम में किसी किस्म की तब्दीली के कोई इम्कान, खास तौर पर मिकी आर्थर के हवाले से बताइएगा, क्या उनकी तब्दीली मुतवक्का है? देखिए जी, बिल्कुल, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो रहे हैं और पीसीबी ने जो है वो नए नामों की तलाश भी, नई पर्सनैलिटीज की तलाश भी शुरू कर दी है। तो अब देखें, डिपेंड करता है सारा साउथ अफ्रीका के साथ और न्यूजीलैंड के साथ जो अगले 4 मैच हैं, दिस एंड दैट करके अगर हम पहुंच भी जाएं, साउथ अफ्रीका से अगर हम मैच जीत भी जाएं, लेकिन कौमी टीम में अब तब्दीली होगी। शोएब मलिक की कोई जगह नहीं बनती, शोएब मलिक की उस दिन भी जगह नहीं बनती थी टीम में, लेकिन चूंकि वो भारत के खिलाफ एक रिकॉर्ड है कि वो स्कोर कर जाते हैं, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, यानी कि तब्दीली भी अभी स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में भी खास तौर पर तब्दीली भी अभी भी अगर मगर का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास शबीर, आप साथ मौजूद थे। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भारत एक मैच जीत गया है, उसके बाद क्या चल रहा है वो हम सोशल मीडिया पर देख लें या फिर स्टार्स को देख लें, जिस तरह से उनकी जानिब से एक प्रोपेगेंडे और उनकी जानिब से ऐसा जताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान से तमाम फतुहात के बाद ये एक और फतह हमने अपने नाम कर ली। कोई मैसेज पहुंचाना चाहेंगे कि कोई होश के नाखून लें ये लोग? बिल्कुल, आई थिंक ये इनको ख्याल रखना चाहिए कि ये खेल का मैदान है, ये जंग का मैदान नहीं है। और वो जो बड़ा एक मशहूर गाना है कि जंग खेड़ नहीं जनानियाँ दी, तो ये आपके बस की बात नहीं है। आप इसको छोड़ दें, खेल को खेल में रखें। और खेल में बड़ी दफ़ा पाकिस्तान ने आपको भुरकस निकाला, इवन T20 की बात हम करते हैं। और आप अपनी तैयारी करें, जो आपके दूसरा काम है वो आपकी फ़ौज से बात करें कि वो कश्मीर में जुल्म करना बंद करें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करें, पाकिस्तान के सूबों में इंटरफेयर करना बंद करें, जो आप स्टेट टेररिज्म कर रहे हैं उसकी तरफ ध्यान करें। क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज बहुत केपेबल है, अपने मुल्क की जो भी हालात हैं जैसे भी हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। और खेल को खेल रखें। खेल को मुझे समझ नहीं आती, जिसका मतलब ये आपका इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान फोबिया आपको है, पाकिस्तान की फ़ौज की परेशानी है, पाकिस्तान की ISI की प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, आपकी मर्जी की हुकूमत आए तो बड़े खुश रहते हैं। क्या हमने कभी कहा कि वहाँ पर BJP की हुकूमत ना आए या कांग्रेस है? जो मर्जी आपके इंटरनल मैटर, वी आर नॉट कंसर्न। आपके जितने आपके मीडिया के ऊपर जाके देखें, मीडिया उसमें शोर मचाया हुआ है, छोटी छोटी बातें पकड़ के। बिल्कुल हारिस साहब, आपने सही बात की कि आपके मामला जो भी चल रहे होते हैं, क्या हमने कभी उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की? लेकिन हाँ, अगर आप हमारी सरहद पर या फिर आप हमारे मुल्क में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे तो फिर वही हाल होगा जो 27 फरवरी को आपको एक ट्रेलर के तौर पर दिखाया था। और जनाब, आप मैच में तो जीत गए, खुशियां मनाइए, बहुत खुश हूँ। याद रखिए कि ये सिर्फ मैच की हद तक बात महदूद है, बाकी जगहों पर अपनी जीत का तस्वुर छोड़ दीजिए, क्योंकि मोदी जी हैं तो जरा मुश्किल है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी। देखते रहिए 7 से 8। बल्दियात उनको कोई गरज नहीं है पानी मिले या ना मिले, वो अपनी सियासत कर रहे हैं। पूरी रात टैंकर चल रहा है, वो पानी कहाँ से आ रहा है? पानी 15 दिन से नहीं है और यहाँ जाओ पानी लेने के लिए 6000।
वेलकम बैक वंस अगेन। कराची शहर बड़ा और यहाँ के मसाइल भी बड़े गंभीर। पानी का मसला शहरियों की जान नहीं छोड़ रहा है। कभी धाबेजी से पानी की फराहमी मुअत्तल हो जाती है, कभी पानी की लाइन फट जाती है। शहर में मसनूई बहरान पैदा करके मुंह मांगे दाम पर पानी के टैंकर्स भी दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। पिछले एक हफ्ते से शहर के बाज़ इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, तो कुछ इलाकों की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर इसके करीब वाटर बोर्ड की लाइन फट गई, हज़ारों गैलन पानी सड़क पर आ गया। सवाल ये पैदा होता है कि शहर में पानी का बहरान क्या वाकई है या फिर कराची में पानी पर सियासत हो रही है? आवाम पूछे तो आखिर किससे पूछें? टैक्स और बिल अदा करने के बावजूद आवाम पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से, बुनियादी सहूलत से महरूम कब तक रहेगी? आलमगीर साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। आलमगीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, न सिर्फ आप अब हुकूमत में हैं बल्कि आप कराची के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे काम कर चुके हैं जिसकी वजह से आपकी वजह शोहरत भी यही है। कराची में पानी का बहरान इतना ज़्यादा पैदा हो चुका है, आपकी कोई हिकमत अमली है? आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कराची वालों को पानी दिलवाने के लिए या फिर ये बात मुजाहिरों तक महदूद रहेगी? देखें, जहाँ तक मेरी जात का ताल्लुक है तो इसके लिए एक तो जहाँ चूँकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कराची का वो सूबाई हुकूमत के पास है और 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, लेकिन जो वफाकी हुकूमत का रोल है कि कराची की जो इस वक्त डिमांड है वो 1100 मिलियन गैलन से ऊपर है यौमिया, और जो इस वक्त सप्लाई किया जा रहा है वो 450 मिलियन गैलन पर डे सप्लाई किया जा रहा है। ये कोई 50% से ज्यादा की नीड है, डेफिसिट है जो पूरा नहीं कर सकी। और K4 का मंसूबा 2007 से कागज पर मौजूद है और इस पर काम नहीं हो सका। इस बजट में K4 के लिए वफाकी हुकूमत ने 80 करोड़ रुपए रखे। मैं उम्मीद रखता हूं कि वो डिसबर्स होंगे। अब मैं खुद अपनी जात में पानी और सीवरेज के लिए 3 एहतजाज कर चुका हूं MNA बनकर, जिसमें एक एहतजाज ये कि वजीर आला हाउस के अंदर मैं गटर का पानी फेंक चुका हूं, और लेकिन कोई जू नहीं रेंगती। ये जो वाटर बोर्ड के MD है, मैं कोई 3 मुलाकातें कर चुका हूं। आलमगीर, मसला ये है कि सिंध हुकूमत से अगर बात की जाए तो वो कहती है कि फेडरल गवर्नमेंट फंड नहीं देती, लोकल गवर्नमेंट का काम है। लोकल गवर्नमेंट कहती है हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इसी में ही कराची वाले और कराची वालों के मसाइल घूमते जा रहे हैं, लेकिन कराची वालों का सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें पानी मिलेगा कब। उनको इस चीज़ से कोई लेना देना या कोई सरोकार नहीं है कि K4 बनेगा, धाबीजी में कोई मसला हो गया है या कराची में जो पाइपलाइंस है वो फट गई हैं। कराची वाले तो इस सवाल पे और सालों से रो रहे हैं, समंदर किनारे है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। इस सवाल का जवाब है किसी भी वफाकी हुकूमत के पास या फिर सूबाई हुकूमत के पास या फिर लोकल गवर्नमेंट के पास? जवाब है मेरी बहन, बहुत सिंपल जवाब है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ना वफाक के पास है, ना MQM के पास है, बल्दियात में सूबाई हुकूमत के पास है। इनकी जिम्मेदारी है पानी की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने पानी के जराए जनरेट करने हैं। इन्होंने क्यों पिछले 10 साल से इनकी हुकूमत है सूबे में, क्यों कोई जो है वो डिसैलिनेशन प्लांट नहीं लगा? वो RO प्लांट्स कहाँ गए जो ओमनी ग्रुप लगा रहा था? क्यों कोई जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट या जो सीवरेज के प्रोसेसिंग प्लांट है वो क्यों नहीं लगे? तो ये सवाल इनसे बनता है, ये लोगों को एजुकेट करना है। लोग, आपकी ये बात बिल्कुल बावजह है। आप सिंध हुकूमत की बात कर रहे हैं तो सिंध हुकूमत तो इल्जाम लगा रही है MQM पर कि पानी के बहरान और दीगर मसाइल का जिम्मेदार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है। इससे पहले वो इस तरह के मामला करती रही है कि लाइनें तोड़ दी गई, पाइप्स तोड़ दिए गए और फिर उसके बाद मुजाहरे करवाए गए, मसनूई बहरान पैदा किया गया। ये इल्जाम लगा रही है सिंध हुकूमत। तो देखिए, मैं पर्सनली सबसे बड़ा हरीफ हूँ मेयर कराची का, मैं उनको तनकीद का निशाना बनाता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं वाजे कर दूं क्योंकि मेरे बयान से शायद लोग एजुकेट हों। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सईद गनी के पास है। सईद गनी जो बल्दियात का मिनिस्टर है, चेयरमैन है वो वाटर बोर्ड का, उसकी जिम्मेदारी है। ये MQM की जिम्मेदारी नहीं है। ये बिला वजह इसकी टोपी उसके सर वाली कहानी ये लोग कर रहे हैं। और मैं फिर से कहूँ, मैं सिर्फ ये बजट इजलास में फंसा हुआ हूँ, अभी भी इजलास चल रहा है। इंशाल्लाह 30 तारीख तक ये खत्म होगा। ये पानी के इशू पे मैं कराची को मोबिलाइज करूंगा और इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। मैं पहले वादा कर चुका हूँ कराची वालों से, और सड़कों पर इनके खिलाफ एहतजाज भी होगा। फिर इनकी बेइज्जती होती है। ये आप 2019 की जून 30 की बात कर रहे हैं? मैं इसी जून 30 की बात कर रहा हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि जी इसी में बजट इजलास है, ये खत्म होगा। इसके बाद मैं कराची आऊंगा और सड़कों पे इसके लिए हम जो है वो एहतजाज करेंगे। सड़कों पे निकलेंगे?
सड़कों के अलावा कोई और ऑप्शन है? वजीर आला हाउस में मैं गटर का पानी फेंक चुका हूँ, अब यही रह गया कि मैं वजीर आला को फेंक दूं गटर में, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपको शायद कोई एहतजाज की कोई दूसरी सूरत निकालनी पड़ेगी कि कराची वालों का मसला हल हो। गटर का पानी फेंक देना या गटर में किसी को फेंक देना आलमगीर मुझे नहीं लगता कि ये मसले का हल निकाल सकेगा। शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत है। देख रहे हैं एमडी वाटर बोर्ड साहब मेरे प्रोग्राम में आते हैं और वो कहते हैं कि 1800 रुपए का एक गैलन मिलता है, लेकिन अभी भी ये शिकायत मौसूल हो रही है कि 3000 5000 का गैलन जो टैंकर है 3000 गैलन का या फिर 5000 गैलन का वो 3 5 पर 8 हजार का मिल रहा है। तो एमडी वाटर बोर्ड साहब आज हम कोशिश कर रहे थे कि आपको प्रोग्राम में ले सके, शायद आपके पास वक्त नहीं था, आप आए नहीं, तो खुदारा इस मसले को भी देख लीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बानी।